बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज हम बात करेंगे FECCI के सदर ज़ुबैर एफ तुफ़ैल साहब से, और बात होगी फेडरेशन की कारकर्दगी के हवाले से। फेडरेशन से क्या तवक्कुआत हैं, नई बॉडी वो लेकर आए हैं, उन पर पाकिस्तान भर की बिज़नेस कम्युनिटी ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। हालांकि इलेक्शंस के दौरान बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, बहुत सारे इल्ज़ामात थे, बहुत सारे सवालात थे, लेकिन इलेक्शन ओवर हुए, नई बॉडी आ गई, भरपूर एतमाद के साथ आई है। अब उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे टास्क हैं, तवक्कुआत भी हैं। जिन लोगों ने वोट दिया वो चाहते हैं कि वो अपने इंतखाबी मंशूर को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया और इन पर मुखालफत करते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे, वो देखेंगे कि ये क्या करने आए हैं, क्या कर सकते हैं। जो इन्होंने दावे किए थे, जो वादे किए थे, किस हद तक पूरे कर सकते हैं। हो सकता है इनके रास्ते में रुकावटें भी डालें, हो सकता है इनके साथ जो है वो नॉन कोऑपरेटिव एक कंपेन भी चलाएं। लेकिन इन सब सूरत हाल से आगाह रखते हुए, अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी वसीतर जो इनका एक्सपीरियंस है उसके साथ और अपनी सलाहियतों के साथ ये आगे बढ़ेंगे। कोशिश होगी इनकी कि सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर से बेहतर हों। किस हद तक ये आगे बढ़ सकते हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, और इस वक्त इनके सामने मेन गोल्स क्या हैं, महीने के लिहाज से, फर्स्ट 100 डेज़ के लिहाज से, पहले क्वार्टर के लिहाज से, या पहले 3-6 महीने के लिहाज से इन्होंने क्या अपने टारगेट सेट किए हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ, अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाला। आजकल बड़ी ट्रैवलिंग भी हो रही है आपकी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इधर उधर, और ज़ाहिर है कि मुश्किल होता है आना जाना। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ साजिद अजीज़ साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। वो इनपुट देंगे अपना फेडरेशन के हवाले से, और पाकिस्तान में जो इस वक्त बिज़नेस कम्यूनिटी को जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, और हुकूमती जो कारकर्दगी है, और किस तरीके से सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उस पर भी हम पूछेंगे कि वो क्या ख्याल रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से। ज़ुबैर साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और बिज़नेस कम्युनिटी ने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। क्या आपके जहन में एक विजन है, किस तरीके से आप चाहते हैं चीज़ों को आगे करें? फर्स्ट 100 डेज़ के अगर आपसे मैं पूछूँ, क्या गोल्स हैं, किस हद तक आप आगे बढ़ रहे हैं, और क्या मुश्किलात हैं सरदस्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कि ये हमारे जो इलेक्शन हुए तकरीबन 30 दिसंबर को हुए थे, तो मुझे आज आए हुए तकरीबन 40-45 दिन 40 डेज़ हो गए। और आप सही कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख ली हैं, और उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और सख्त मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे कि मुल्क में मईशत में काफ़ी चैलेंजेस हैं इस वक्त। चैलेंजेस में एक्सपोर्ट्स के चैलेंजेस हैं, फिर गवर्नमेंट के जो FBR का डिपार्टमेंट है और उनके ताल्लुकात टैक्स पेयर्स के साथ आजकल इतने अच्छे नहीं हैं, और उसमें कशीदगी होती है। तो ये अब बिज़नेसमैन चाहता है कि उनको जो है गैर ज़रूरी तौर पे हरासा ना किया जाए, तंग ना किया जाए। और FBR जो है वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ अपने टारगेट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मईशत जो है वो किसी हद तक सुस्त रवि का भी शिकार है। जब मईशत में एक्टिविटी स्लो होंगी तो लाजमी सी बात है कि आपके रेवेन्यूज़ भी कम होंगे, और इस कशमकश के अंदर जो है टैक्स पेयर और FBR के ताल्लुकात आजकल मैं कहता हूँ बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि इसमें जो भी दूरियां हैं उनको ख़त्म किया जाए। 20 जनवरी को जो है हमारे पास वज़ीर ख़जाना साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, फेडरेशन ऑफिस में आए, हमें आके हमारे से बातें की, हमारे मसाइल सुने, और वादा किया कि जो जो चीज़ें आसानी से हल हो सकती हैं उसे हल किया जाएगा। और उनके ठीक तकरीबन 20 दिन के बाद फ्राइडे को हारून अख्तर साहब भी आए थे, जो एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ चेयरमैन FBR भी थे। तो हमने उनसे तमाम बातें उनको बताई कि देखिए, बिज़नेसमैन के ये मुश्किलात हैं, आप इन मुश्किलात को हल करें, दीगर सूरत में जो है माशी एक्टिविटी जो और सुस्त हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आप, हुकूमत का एक टारगेट है कि जो आदमी नेट के अंदर है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए, जबकि हकीकत में ज़रूरत इस बात की है कि जो नेट के अंदर नहीं है उनको पकड़ा जाए, उनको नेट के अंदर लाया जाए। आपके मुल्क में आबादी तकरीबन 20 करोड़ की है। 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9-10 लाख आदमी जो है वो टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, और उसमें भी तकरीबन 6 लाख लोग वो हैं जो सैलरीड हैं। सैलरीड लोग जो है वो जब उनको सैलरी का चेक मिलता है तो कंपनी पहले से ही टैक्स काट लेती है, तो वो तो मजबूर हैं 6 लाख आदमी टैक्स देने के ऊपर, और बाकी रह जाते हैं तकरीबन 3.5-4 लाख आदमी, और उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की है जो चंद हज़ार रुपये टैक्स देते हैं। तो हमारे मुल्क में टैक्स का कल्चर इतना अच्छा नहीं है, और एक
बहुत बड़ा तबका ऐसा मैं समझता हूँ कि जो पैरेलल इकॉनमी है पाकिस्तान की, वो फॉर्मल इकॉनमी से बराबर बराबर है, और वो लोग इतने बड़े हो गए हैं कि हुकूमती इदारे जो हैं उनको सही तरह से काबू नहीं कर पा रहे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है उन लोगों पे दे जो नेट के अंदर नहीं है, उनको पकड़ के नेट में लाया जाए, उनसे टैक्स लिया जाए, ताकि बजाय इसके कि इन 10 लाख लोगों से हर चीज़ हासिल की जाए, इसके अंदर 20-30 लाख और शामिल किए जाएं, ताकि टैक्स जमा करने के लिए ज़्यादा लोग हों और सबके ऊपर एक जो बोझ 10 लाख के ऊपर है वो 40 लाख लोगों पे तक डिवाइड हो जाए। तो ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरा ये है कि तकरीबन 4 माह के बाद बजट की भी आमद है, तो वो भी हुकूमत जो है बजट बनाने जा रही है, और उसमें हमारा उनके साथ इंटरेक्शन है कि उसको हम चाहते हैं कि जो भी बिज़नेस और इंडस्ट्री है उनके जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए कि लोग जो है मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। अभी आजकल जो सूरत हाल है वो ये है कि मोस्टली लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव है, इसमें ना किसी को रोज़गार मिलता है ना कुछ मिलता है। करोड़ों रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिए और वो प्लॉट जो है बंद रहता है, किसी के फ़ायदे में नहीं आता अलावा उसके ओनर के। तो इसमें हमारी हुकूमत से ये ख्वाहिश है कि ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी करें कि लोग बजाय इसमें प्रॉपर्टी में लगाने के इंडस्ट्री में लगाएं। आपकी जब इंडस्ट्री लगती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, उसके साथ साथ जब इंडस्ट्री चलती है तो हुकूमत को सेल्स टैक्स मिलता है, और आजकल सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्नर जो है वो सेल्स टैक्स है। तो ये एक सबसे अहम बात है, और हमने काफ़ी अच्छी तरह से हुकूमत को ये बताने की कोशिश की, और वज़ीर ख़जाना साहब ने इस बात पे भी एग्री किया कि वो इस चीज़ को आइंदा बजट के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाएंगे कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, आपकी कामयाबी में, आपके पूरे पैनल की कामयाबी में ज़ाहिर है कि जो सेहरा था, जो क्रेडिट है वो इफ्तिखार मलिक साहब को और SM मुनीर साहब को, भाईजान के सर जाता है कि उन्होंने ज़ाहिर है कि इतनी भरपूर टीम मैदान में उतारी जिसके ऊपर किसी को जो है वो एतराज़ नहीं था, और सामने जो मुकाबले पे आपके लोग आए उनके पास आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए या आपके ऊपर जो है वो आवाज़ कसने के लिए कोई मटेरियल ही नहीं था। गो कि उन्होंने कोशिशें की लेकिन वो ज़ाहिर है कि फिर एक्सपोज हो गए। तो ये बताइए कि जो SM मुनीर भाईजान हैं वो TDAP के ज़ाहिर है कि सरबराह भी हैं, और उस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने एतराज़ किया कि जी आप तो कहते हैं कारकर्दगी अच्छी हुई है इस हुकूमत में, और आपके TDAP को आपने करप्शन फ्री कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने फेडरेशन को भी जो है वो बड़ा करप्शन फ्री कर दिया, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स तो मुसलसल गिर रही है। ये 11वां क्वार्टर है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो नीचे आ गई है, 25 अरब से कम होकर 20 अरब पे चले गए। तो आपने क्या तीर मारा है? ये तो बजाय इसके कि आप आगे लेके जाते, आप तो मुल्क को पीछे ले गए। तो फिर आपकी कारकर्दगी जो है वो किस तरह कही जाए कि अच्छी है, इत्मीनान बख्श है? देखिए, जहाँ तक एक्सपोर्ट की कमी की बात है उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेशन है, और उसकी वजह से कई चीज़ों की कीमतें कम हुई। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले पेट्रोल की कीमत जो थी वो कम होकर $40 के करीब आ गई थी। उस वक्त तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस भी फॉल हो गई थी। जैसे कॉटन है, कॉटन की प्राइस जो थी 60 सेंट्स पर पाउंड पे आ गई थी, आज तकरीबन 70-72 सेंट्स के ऊपर दोबारा प्राइस आई है। अब कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, और इसमें हमारी जो भी एक्सपोर्टेबल चीज़ें हैं उसमें मेन 55% के करीब जो है वो कॉटन रिलेटेड टेक्सटाइल्स हैं। तो टेक्सटाइल्स की प्राइसेस कम हुई तमाम दुनिया में, और उसका असर हमारे ऊपर भी आया। मैं समझता हूँ जो तकरीबन क्वांटिटी है, अगर आप टेक्सटाइल्स की क्वांटिटी देखेंगे तो क्वांटिटी आज भी वही है जो 2 साल पहले एक्सपोर्ट हो रही थी, लेकिन उसकी वैल्यूज़ कम हो गई हैं। लेदर की वैल्यूज़ जो प्राइसेस हैं लेदर की ख़ास तौर पे तकरीबन 50% कम हो गई हैं। तो उसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट्स इन टर्म ऑफ डॉलर जो है वो कम नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी में देखेंगे तो वो अपनी जगह बरकरार है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट कम होगी। एक्सपोर्ट बहरहाल हमें बढ़ानी होगी, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन $46 बिलियन की इंपोर्ट्स कर रहा है। तो $46 बिलियन की इंपोर्ट्स हों और 20-21 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट्स हों तो बहुत बड़ा गैप है। इसमें तो हमें इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने इस साल, गुज़िश्ता साल में $19 बिलियन पाकिस्तान में रिमिट किए। लेकिन मुझे ये ख़तरा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेमिटेंस भी जो है कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, और मिडल ईस्ट में अपनी इकनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं। वहाँ पर भी जो इकॉनमीज़ हैं अंडर प्रेशर हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे
कई हज़ार पाकिस्तानी जो हैं मिडल ईस्ट से वापस आएंगे इस 2017 में भी और 18 में भी। तो हमें अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए कि आज जो 19 और 20 अरब डॉलर आ रहे हैं, हो सकता है कि 2 साल के बाद ये 20 अरब की बजाय 16 अरब या 15 अरब रह जाए। और हमारे मुल्क में खुद भी हमें ऐसी पेशबंदी करनी चाहिए कि अगर लोग बाहर जा भी रहे हैं तो अगर हमारे अपने मुल्क में सरमायाकारी होती है, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो उन्हें बाहर जाना ही ना पड़े, बजाय इसके कि वो बाहर जाकर वहाँ पे जाए, वहाँ से पैसे भेजें। ठीक है, अच्छे रोज़गार के लिए वो जाते हैं, मौके होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो तो कोई क्यों जाएगा बाहर। तो इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। हुकूमत के इकदाम बज़ाहिर तो हैं ऐसे कि जी एनर्जी क्राइसिस पे अगर काबू पा लेंगे, उसके बाद पैदावारी अमल शुरू हो जाएगा, बंद यूनिट्स जो हैं वो दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन ऑन ग्राउंड आपको क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन कब तक हो जाएगी? बिजली की जो भी कमी है ना, ये तकरीबन 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं कि आपको बाई एंड ऑफ 2018 बिजली जितनी चाहिए होगी अवेलेबल होगी। और इस वक्त जो है कोल पावर प्लांट्स भी लग रहे हैं और विंड के भी लग रहे हैं और LNG के ऊपर भी जो है पावर प्लांट्स लग रहे हैं। ये तमाम के तमाम मोस्टली जो है एक आइंदा 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले कराची में तकरीबन 1320 मेगावाट का कोल पावर प्लांट है जो पोर्ट कासिम पे लग रहा है, वो इसी साल में रेडी हो जाएगा, 4th क्वार्टर 2017 में। तो वहाँ से भी एक इतनी बड़ी तादाद जो है आपकी एनर्जी की सिस्टम में आएगी और कम से कम कराची की जो लोड शेडिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलें, ये तो आपने अच्छी बात सुना दी और वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत भी यही दावे कर रही है। लोग इंतज़ार में है कि कब ये क्राइसिस बिल्कुल ख़त्म होता है और सरप्लस बिजली की तरफ हम जाते हैं ताकि हमारा पैदावारी अमल जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ सके। साजिद अज़ीज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, फेडरेशन में जो भी लोग आते हैं, ज़ाहिर है कि वो दावे भी करते हैं, बुलंदोबाग दावे उनके हमेशा सुनने में आते रहे हैं। माजी में जो लोग रहे हैं उन्होंने बातें की और कुछ लोगों ने अमली काम किया, कुछ लोगों ने सिर्फ जो है वो ज़ुबानी बातें की। आपको क्या लगता है गिवन सिचुएशन में परफॉर्मर का पता चलता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है और कितना बड़ा जो है वो उसकी सलाहियत और काबिलियत है? तो ज़ुबैर साहब से क्या तवक्कुआत हैं इंडस्ट्री में और क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके से इनको जीत के आने के बाद जो है वो मसाइल इनके सामने हैं और ये जिस तरह की बातें बता रहे हैं, आप कितने होपफुल हैं कि ये चीज़ें वाक़ईतन पाकिस्तान में हो सकती हैं और फेडरेशन जो है वो सही सिमत में आगे बढ़ रही है, या आप समझते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंडर द कारपेट हैं और उनको छुपाया जाता है और सही तरीके से सच्चाई सामने नहीं लाई जाती? देखिए ज़ुबैर साहब जिस तरह से इलेक्ट हो के आए हैं, बहुत भारी मेजॉरिटी से माशाल्लाह इलेक्ट हुए ये। हालांकि इनकी जो नॉमिनेशन हुई उस पर काफ़ी लेदे हुई, काफ़ी मुखालफतें हुई और एक नया ग्रुप UBG से एक नया ग्रुप इमर्ज करके और इनके मुखालिफ आ गया और एक सदाकती उम्मीदवार मज़ीद इनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया इनके अपने ही ग्रुप में से। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह थी, लेकिन अब जब ये इलेक्ट हो के आ गए तो इन्होंने यहाँ तक तो ये साबित कर दिया कि जी इनका जो नॉमिनेशन था वो सही था। अब यहाँ आने के बाद फेडरेशन में इस टेक ओवर करने के बाद इनके लिए बड़े बहुत ही मेजर टास्क हैं, इनको बहुत भारी चैलेंजेस का सामना होगा, जिनमें इमीडिएट तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनको फौरी तौर पर देखनी होंगी। फेडरेशन का जो एक सही इमेज है, जो फेडरेशन का एक जो बुनियादी काम है, वो उनको फेडरेशन की जो रेपो है इसको रेस्टोर करना होगा सबसे पहले। तो गो के पिछले इनसे पहले 2 सदूर आए, उन्होंने अपने तौर पे काम किया, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था और वो उस तरह से फेडरेशन को उस तरह से रेस्टोर नहीं कर पाए कि जिस तरह के उसकी। अब अगर आप फ़िक्की को देखें जो कि इंडिया में जो फेडरेशन है, हमारे जिनकी जो कंपेटिटर है इनके जो एक फेडरेशन वहाँ पर भी काम कर रही है, उसका जो रोल है वो देखें आप दुनिया भर में क्या है। और उसके मुकाबले में आप FPCCI को देखें जो हमारी फेडरेशन है पाकिस्तान में, तो हमें लगता है कि जी शायद 5% भी काम नहीं कर रही फेडरेशन पाकिस्तान की। ये जो तासुर है कि वहाँ पे या बाहर के मुल्कों में हुकूमत जो है वो खुद उनके पास चल के जाती है और वो वो टाइम देने में देखते हैं कि उनके पास टाइम है या नहीं है। यहाँ पे रिवर्स है पोजीशन, यहाँ पे हुकूमत से हमें टाइम मांगना पड़ता है, हमारे लोग बेचारे उनके पास जाते हैं ताकि मसाइल। निशानदही मैं करने जा रहा था कि सबसे बड़ा तो इनको ये कल्चर चेंज करना होगा फेडरेशन का कि वहाँ फ़िक्की के प्रेसिडेंट से तो मिनिस्टर मांगता रहता है टाइम के, जी आप कोई टाइम दें तो हम आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कुछ इश्यूज़ पे। तो फ़िक्की का जो प्रेसिडेंट है वो कहता है जी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आप 2 दिन बाद बात कीजिएगा, 2 दिन बाद या 3 दिन, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉडी होने की निशानी जी।
तो और यहाँ पर ये हालत है कि यहाँ फेडरेशन का प्रेसिडेंट लिखता रहता है, इसाक डार साहब को तवज्जो ही नहीं देते, उठा के फेंक देते हैं उनको। और इसके अलावा जितने मतलब बात इसाक डार की नहीं है, मतलब ये कल्चर है यहाँ पे, जो भी मिनिस्टर होता है वो ये करता है। सारे मिनिस्टर जितने फेडरल मिनिस्टर हैं सबका यही हाल है। तो वो FBI का चेयरमैन तक जो कि इन लोगों के पास भाग के उसको आना चाहिए, और वो भी लिफ्ट नहीं कराता। तो ये एक तो ये इनको चेंज करना होगा इस कल्चर को, कि बजाय इसके कि ये बुलाएं, वो खुद आए इनके पास चल के। और इनके पास ऐसे और ये लायामल भी होना चाहिए। जी, लायामल ऐसा होना चाहिए इनके पास, जिस पे ये काम इनके पास नहीं, इनके पास पावर होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पेयर हैं, ये रेवेन्यू दे रहे हैं मुल्क को, FBR को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जब इलेक्शन हो रहा था तो सबसे बुनियादी बात ये की जा रही थी कि एक तरफ जुबैर साहब हैं जो इतना टैक्स पे करते हैं, दूसरी तरफ इनके जो मद्दे मुकाबले हैं वो तो टैक्स ही नहीं देते। तो जब इनके अपने बॉडी के अंदर ये सूरत हाल है, ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाता है जो टैक्स नहीं देते, तो ये बाकी लोगों की क्या बात करेंगे? यहाँ तो जो उम्मीदवार जो ओहदेदार बनना चाहते हैं वही टैक्स नहीं दे रहे। इसमें तो खैर वो डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस क्या है या इनका बिजनेस क्या है। ये इम्पोर्टर हैं तो ये ज़ाहिर है कि इम्पोर्टर हैं तो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। अगर एक एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर तो ज़ाहिर टैक्स पे नहीं कर रहा। अब एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा जुबैर साहब से भी पूछें, ये जो पैकेज आया वज़ीर-ए-आज़म ने जो 180 अरब रुपये के पैकेज का अनाउंस किया एक्सपोर्ट्स का, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके अवामिल क्या हैं और इसके असरात क्या होंगे और इससे किन सेक्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा? और दूसरे सेक्टर्स भी इसकी तरफ देख रहे हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स के लिए पैकेज दिया और उससे सिर्फ टेक्सटाइल को या उससे कुछ उससे वाबस्ता शोबों को फ़ायदा होगा, तो बाकी शोबों का क्या कसूर है? उनके साथ भी वही मसाइल हैं। अगर आप कहते हैं कि रास्ते सही नहीं, आप कहते हैं लाइन ऑर्डर सही नहीं, आप कहते हैं स्ट्रीट क्राइम में, आप कहते हैं बहुत सारे मसाइल हैं, तो वो तो सबके लिए हैं, सिर्फ एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल के लिए तो नहीं है, बाकियों के लिए भी हैं। इस पर बात करना चाहूँगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर आपसे तफसीली जवाब हासिल करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर एफ तुफ़ैल साहब, सदर FECCI, और उनसे बात हो रही है फेडरेशन की कारकर्दगी, तवक्कुआत और चैलेंजेस के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है फेडरेशन के सदर ज़ुबैर एफ तुफ़ैल साहब से, पाकिस्तान के मायानाज और पाकिस्तान के सरकर्दा कारोबारी शख्सियत, और भरपूर मैंडेट लेकर आए हैं पूरे इलेक्शन में, और इनके मुखालफिन ने इनके खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा किया था, जितने इल्ज़ाम लगाए थे, वो सारे वोटर्स ने धो दिए। और अब इनके सामने टास्क है, चैलेंजेस हैं कि किस तरीके से फेडरेशन को जो उसका असल टास्क है उसको हल करना है, किस तरह आगे लेके जाना है, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्यूनिटी के मसाइल हल करने हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि आके पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो पैकेज दिया है 180 अरब रुपये का, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे फ़ायदा किसको होगा, और जो सेक्टर इसमें जो शोबे कवर नहीं हो रहे उनका क्या कसूर है, उनके लिए भी कोई पैकेज आएगा या इसी पे इत्तफाक किया जाएगा? जी ज़ुबैर साहब। ब्रेक पे जाने से पहले साजिद साहब कुछ कह रहे थे तो उसके बारे में पहले कहना चाहूँगा, फिर ज़रूर पैकेज के ऊपर आऊँगा। साजिद साहब ने कहा कि यहाँ जो है हमें वज़ीर ख़जाना मिलते नहीं हैं और चेयरमैन FBR मिलता नहीं है, ये गलत बात है। इनके इल्म में नहीं होगा। हमारी वज़ीर ख़जाना से हर महीने मुलाकात होती है। वो ख़ुद भी हमारे फेडरेशन में भी 20 जनवरी को तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले भी आए थे, और इस्लामाबाद में हर महीने एक मीटिंग होती है वज़ीर ख़जाना साहब से। और आप अगर इतने अच्छे रिलेशन हैं तो ये तो अच्छी बात है, कोई शाइन बात है। इसमें देखें इसके नताइज भी आने चाहिए, बिजनेसमैन की भलाई होगी, मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। और इसी तरह आपने FBR के चेयरमैन का कहा, ऐसी बात नहीं। FBR के चेयरमैन भी लास्ट फ्राइडे को आए थे, और वो भी जब कराची आते हैं तो फेडरेशन ऑफिस में आते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए अभी पाकिस्तान में जो आने वाला वक्त है वो बहुत अच्छा वक्त होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2-3 साल के बाद सूरत हाल तब्दील होगी। इस मुल्क में आपकी GDP ग्रोथ भी बढ़ेगी। अभी आप बात चीज़ होती है अखबार में नहीं आती। मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल से 2 साल के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सिर्फ एक कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, एक कंपनी है जो $470 मिलियन से अपनी एक्सपेंशन कर रही है कराची के अंदर, एक ऑटोमोबाइल कंपनी। उसके अलावा 3 और ऑटोमोबाइल कंपनी आ रही हैं। ये सारी मिला के $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से यहाँ पे नए कारखाने लग रहे हैं, और ये कारखाने जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर है उसका जो नया प्लांट है वो 2 साल में रेडी हो जाएगा, और जो नए आ रहे हैं उसका मैं समझता हूँ वो भी 2 से 2.5 साल में तैयार हो जाएंगे। तो आपके मुल्क में
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है काफ़ी उसमें बहुत बड़ी तेज़ी और तरक्की आएगी। उसमें एक कंपनी यूरोपियन ऐसी भी आ रही है जो कि उसका एक प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में वो कार बना के यहाँ से एशियन मार्केट में एक्सपोर्ट करेंगे। जो अभी वो यूरोप में बनाते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह से और भी दीगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आएगी। आपकी बाज़ इंडस्ट्रीज़ चल नहीं रही थी इसलिए कि यहाँ पर एनर्जी अवेलेबल नहीं थी। आपकी टेक्सटाइल की 130 से 40 मिलें बंद हैं। वो इसलिए बंद है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती थी। अब थोड़े दिन से एनर्जी बहाल हुई है तो वो लोग भी रीस्टार्ट हुए हैं। और इसके साथ साथ अब आपने कहा सवाल पैकेज का, 180 अरब रुपये का जो पैकेज है, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उसमें इंडिया और बांग्लादेश शामिल हैं। इंडिया और बांग्लादेश अपनी इंडस्ट्रीज़ को मुख्तलिफ़ नामों से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपको फंड्स दे रहे हैं, तो जितनी एक्सपोर्ट करते हैं उसका इंडिया में तकरीबन 10 से 12% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। लेकिन WTO के तहत उसे सब्सिडी नहीं कहते, वो कहते हैं कि ये R&D का एक R&D के लिए दे रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्शन को और बेहतर कर सकते हैं। तो इंडिया ने जब से ये सब्सिडी देनी शुरू की तो हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी और सब्सिडी की वजह से इंडिया की प्राइसेस कम थी। तमाम टेक्सटाइल सेक्टर ने गवर्नमेंट से ये कहा कि जब तक हमें आप सिमिलर सपोर्ट नहीं देंगे तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर उस बातचीत शुरू हुई और तकरीबन आखिरी 2 महीने में ये बात मुकम्मल हुई कि हुकूमत मैक्सिमम 7% के करीब उनको रिबेट देगी या सपोर्ट देगी, और ये 7% जो है गारमेंट्स को मिलेगा। उसके बाद जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको 4% तक मिलेगा। यान के ऊपर और फैब्रिक के ऊपर 4% एक्सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट फंड मिलेगा। तो इस तरह से इनकी कॉम्पिटिटिवनेस पहले से बेहतर हो गई है और हुकूमत ने इनको वक्त दिया है कि पहले 6 महीने छोड़ के, जनवरी से जून को छोड़ के जुलाई 17 ऑनवर्ड 1 ईयर में जो है उन्होंने एक्सपोर्ट को कम से कम 10 से 15% बढ़ाना होगा अगेंस्ट दीज सपोर्ट्स। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं आप देखेंगे कि जून के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगी। और आज फ़ौरन इसलिए नहीं बढ़ सकती कि टेक्सटाइल में दुनिया में एक ट्रेंड होता है, जब भी कोई परचेज़ करता है वो एक पूरे 6 महीने के लिए करता है। हमने जो अभी ये सपोर्ट फंड अनाउंस किया है इसको तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, जबकि उससे पहले जब दिसंबर था तो उस वक्त तमाम बाइंग कंट्रीज़ ने अपने जो भी गुड्स थे वो परचेज़ कर लिए थे जिससे भी ख़रीदने थे, वो चाहे इंडिया था, बांग्लादेश था या श्रीलंका था। तो इस वजह से हमारे पास फर्स्ट हाफ 2017 में एक्सपोर्ट बढ़ाने के चांसेस कम थे। लेकिन आप देखिएगा जुलाई ऑनवर्ड जो है एक्सपोर्ट 10 से 15% बढ़ने अंदाजा हो जाएगा। कोई मुश्किलात नहीं। पिछले दिनों कुछ डेलीगेशंस आपके पास भी आए थे, फेडरेशन से उनके मुतालबात हैं। स्टेक होल्डर्स का कहना है कि हालिया पैकेज से सिर्फ यौन सेक्टर को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि यौन की प्राइस 12% के करीब जो है बढ़ गई है, जबकि बेड वेयर्स और टावल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। क्या ये दुरुस्त है? उनके साथ आप किस तरह की बातचीत हुई है? उन्होंने के मुतालबात आपके सामने रखे हैं। और ये भी बताते जाइए, टेक्सटाइल एसोसिएशन को शिकायत है यूटिलिटी बिल्स और कास्ट ज़्यादा हो गई है। आपने नाम लिया बांग्लादेश का और भारत का, इसके अलावा श्रीलंका, वियतनाम, इसके मुकाबले में कहते हैं लागत बढ़ती जा रही है। हम टेक्सटाइल मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स जो मंगाते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, इसको इंपोर्ट ड्यूटी को चाहते हैं कि ज़ीरो रेटेड किया जाए। इस हवाले से आपने हुकूमत से कोई बात की है? आप कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना आए हैं, FBR वाले आए हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई हैं। रिफंड बहुत बड़ा मसला है टेक्सटाइल सेक्टर का, अभी भी करोड़ों रुपये लोगों में फंसे हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमारे 300 अरब रुपये का क्लेम है, और जो आपके आए थे यहाँ पे सेक्रेटरी एक्सपोर्ट के, वो तो कहते हैं सिर्फ 20 अरब के क्लेम्स है, वो भी हम सर्वे करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, फिर देंगे। तो अब क्या पोजीशन है, अपने हुकूमत के सामने क्या चीज़ें रखी हैं, इसमें कोई रेमेडी मिलेगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तकरीबन दोनों तरफ से जो दावे हैं वो इतने अच्छे सही नहीं हैं। जो एक्सपोर्टर हजरात हैं वो भी एक दिन 100 अरब कहते हैं, 3 महीने बाद 200 कहते हैं, और 3 महीने के बाद 300 कहते हैं। अव्वल तो ये है कि जुलाई 1 से तमाम एक्सपोर्ट्स 5 सेक्टर जो है वो ज़ीरो रेट हो चुके हैं। अब आजकल जुलाई 2016 से लेके आज तक 7 महीनों में अब वो कोई सेल्स टैक्स नहीं दे रहे। हाँ, तो अलबत्ता एरियर्स हैं, और एरियर्स में मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये तायुन कैसे होगा कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, बीच में मैंने FBR से भी मालूमात की। उन्होंने कहा कि जी टोटल जो है तकरीबन सेल्स टैक्स के अकाउंट में 120 अरब रुपये सेल्स टैक्स के,
बाकी कुछ इनकम टैक्स के रिफ़ंड हैं, कुछ DLTL के रिफ़ंड्स हैं जो स्टेट बैंक ने देने हैं, और FBR ने जो देने हैं, FBR कहती है कि हमारे हिसाब से सिर्फ 120 अरब का सेल्स टैक्स है और 120 अरब के अलावा 30 अरब के इनकम टैक्स है, मिला के 150 अरब हो गए। लेकिन 120 अरब के सेल्स टैक्स में से हुकूमत 65 अरब रुपए ऑलरेडी दे चुकी है। ये 22 अगस्त को जो है हुकूमत ने तकरीबन 24 अरब रुपए के रिफ़ंड्स दिए थे, और उसके बाद नवंबर 2016 में भी तकरीबन 32 बिलियन रुपीस के जो सेल्स टैक्स थे वो रिफ़ंड किए, और वो जो रिफ़ंड्स थे जो नवंबर एंड के, वो सारे के सारे इनको एक्सपोर्टर्स को ऑनलाइन पे किए गए। तो अब आपके अगर सेल्स टैक्स के कोई बकाया जात हैं तो वो तकरीबन 50 के करीब होंगे, 50 बिलियन के, और वो भी हुकूमत, अभी जैसे एडवाइज़र हारून अख्तर साहब आए थे तो उन्होंने फरमाया कि ये आइंदा 2 महीनों में इसकी भी अदायगी कर दी जाएगी, और सेल्स टैक्स के रिफ़ंड जो हैं वो अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगे। साजिद अली साहब, आपको क्या लगता है ये रिफ़ंड क्लेम्स के वाले से जो बातें होती हैं, जितना ये कह रहे हैं कि फ़िगर्स का फ़र्क है, क्लेम करने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ और फिगर्स हैं, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की और हारून अख्तर साहब यकीन दहानी करा के गए, आपको लगता है ये चीज़ें इतनी आसान है, इतनी सीधे सीधे तरीके से हल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि ख़ुद ज़ुबैर साहब ने फरमाया कि दोनों तरफ से फिगर्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तो ये कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ही हाई फिगर कोट किया जो कि गलत है। मैं भी समझता हूँ कि वो फिगर सही नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब जो वो 20 अरब रुपए की बात कर रहे हैं तो बहुत ही छोटी फिगर बता रहे हैं, वो भी बहुत वो ज़्यादा एग्जेजरेशन है। मैं ही समझता हूँ कि अराउंड 100 बिलियन के ये हैं क्लेम्स, क्योंकि ये बहुत साल से रुके हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी के दौर से, पीपल्स पार्टी तकरीबन 5 साल पीपल्स पार्टी के ले लें और 3 साल इनके, तो उसके ये पूरे फिगर्स हैं। अच्छा, एक ये तो खैर अभी बात है कि जो पुराने रिफंड्स जो हैं स्टकअप ये क्लेम्स हैं इनके एक्सपोर्टर्स के, लेकिन शायद ज़ुबैर साहब के नॉलेज में हो कि अभी रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले की ये इत्तला है कि FBR जो है वो दोबारा फिर इस बात को फिर दोबारा कंसिडर कर रहा है कि जो ज़ीरो रेटिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये भी एक टास्क होगा इनके लिए, ज़ुबैर साहब के लिए। दूसरी बात ये कि ज़ुबैर साहब को भी देखना होगा कि WTO की जो इश्यूज़ हैं वो मैंने ख़ुद जाके ऑब्ज़र्व किए इससे पहले कि जितने प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं थी WTO की। अभी WTO की जो मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई, हालांकि WTO में इस तरह के फैसले होते हैं जो कि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ की पूरी इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट लाते हैं। तो इसमें अगर फेडरेशन जैसी इतनी बड़े फोरम से अगर कोई पेशरफ्त ना हो और नुमाइंदगी ना हो मुल्क की, और एक ब्यूरोक्रेट जाए और जाके उल्टे सीधे हरकतें करके उल्टे सीधे साइन करके चला आए, तो वो फिर वही होता है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ कि इंडिया तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में भी और तमाम शोबों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान जो है वो आज 20 अरब पे वापस आ रहा है। इवन आप देख लें कि बांग्लादेश को आप देख लें कि बांग्लादेश की सिर्फ गारमेंट की जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से दुगनी होने जा रही है, सिर्फ गारमेंट की एक्सपोर्ट। इवन उसमें तो श्रीलंका की इंसेंटिव्स हैं उनके पास, श्रीलंका की यूटिलिटीज की क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है, हमारे पास आप देख लें लागत क्या आ रही है। बात तो नहीं, पीछे कोई ना कोई तो पीछे उसकी रीजंस हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं भी बात करूंगा कि अब 1 साल बाद फिर तकरीबन 1 साल रह गया तो WTO की मिनिस्ट्रियल मूव फिर होने वाली है। तो उम्मीद है कि ज़ुबैर साहब नुमाइंदगी करेंगे, जाएंगे पाकिस्तान। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपके हवाले से करेंगे। एक बात बड़ी अहम है, वो लोग कहते हैं कि जी आपसे पहले जो लोग थे और आपकी जो मेन लीडरशिप है वो चंद मनपसंद लोगों को या चंद एक मखसूस ग्रुप है जिसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारे हुकूमत के साथ जाके जो है मामला तय करते हैं। एक्सपोर्ट पैकेज भी इसी की निशानदेही करता है, टेक्सटाइल मशीनरी है, कॉटन है, मैन मेड फाइबर्स है, इन पर सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह ख़त्म कराई गई है और इसी शोबे को सारा फोकस किया गया है। अब आप आ गए हैं तो कहते हैं मखसूस तबके को फ़ायदा होगा, आपका सारा काम ही केमिकल्स का है और अब आप केमिकल्स के ऊपर सारी तवज्जो रखेंगे। और भी सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है कि इसकी शायद कोई दरामदाद इंपोर्ट ड्यूटी प्राइस में कोई कमी कर दी गई है। बज़ाहिर इसका कोई फ़ायदा डिटर्जेंट और साबुन साज इंडस्ट्रियों को होना है, खाम माल सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। आपकी जो तुफैल केमिकल्स है, पहले तो ये बताएं
केमिकल्स का शोबा पाकिस्तान में, आपकी अपनी केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ जो हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, और इनको क्या मसाइल दरपेश हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ही महदूद है। अगर हम 100 केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान में मुश्किल से 15% केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, बाकी 85% इंपोर्ट होते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो आपने बात कही कि कोई मैंने अपनी सनत के लिए कुछ हासिल कर लिया, ये गलत बात है, झूठे प्रोपोगंडे होते हैं। अगर हमने किसी को पाकिस्तान में रियायत दी है तो वो सिर्फ चीन को दी है। आपकी हमारी हुकूमत ने चीन को FTA में तमाम चीज़ें ज़ीरो ड्यूटी पे कर दी। उनकी वो सनतें जो वहाँ जो चीज़ें चाइना से पाकिस्तान में आ रही हैं वो FTA के तहत मोस्टली ज़ीरो पे आ रही हैं। उस पर तो बहुत बड़ा इतराज़ भी हो रहा है कि आपने अगर चीन को इतना कर दिया तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री लगेगी नहीं, देखिए आपकी लेंगे? इंडस्ट्री लगेगी नहीं। अभी आपकी आइंदा केमिकल इंडस्ट्री में सनतकारी में बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि एक तो जो आपने FTA ख़ास तौर पर चाइना से किया है उसकी वजह से हमारी नई सनतें लगना उन प्रोडक्ट में बहुत मुश्किल। आप मुखालिफ हैं इस FTA के जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान? मैं समझता हूँ वो FTA सही है जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2.5 अरब रुपए उनसे जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो महज 16 रुपए की चीज़ें में। वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, इंडिया जो है चाइना जो है $16 बिलियन की प्रोडक्ट पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है और हमसे सिर्फ $2.5 बिलियन की इंपोर्ट कर रहा है। तो ये FTA तो हैवीली चाइना की फेवर में है। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश होगी कि मज़ीद नए FTA साइन करने से पहले देखें कि इसका हमें फ़ायदा क्या है। अगर तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा हो तब तो किया जाए, वरना नहीं किया जाए। जैसे नॉर्मल ट्रेड चलती है वैसे चलने दें। मलेशिया के साथ भी यही सूरत हाल है। मलेशिया के साथ भी यही सूरत हाल है। अच्छा, मसला मलेशिया के साथ ये है कि वहाँ से मेजर इम्पोर्ट है पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल हमने मंगवाना है, या मलेशिया से मंगवा लें या इंडोनेशिया से मंगवा लें, उसके अलावा दूसरे ममालिक नहीं हैं। तो अगर मलेशिया से आप पाम ऑयल मंगवाते हैं तो वहाँ से जो ट्रेड है उन्हीं की फेवर में रहेगी। हमारी पाम ऑयल जो है हमारी ज़रूरत है और हमारे पास मलेशिया को देने के लिए कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसमें ज़ुबैर साहब एक बड़ा अहम इशू जो है वो उठाया जा रहा है। वो कहते हैं कि जी एक मामला चल रहा है टेक्सटाइल के हवाले से, ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड लेवीज, ये DLTL। ये राइस एक्सपोर्टर्स ने भी कहा है कि जी 5% DLTL का मुतालबा है, हमें भी इस बारे में कुछ जो है वो रियायत दिलाई जाए, हमें भी कुछ चीज़ें दी जाएँ। कोई आपने इस पर पेशरफ्त की है? हमने ऑलरेडी हुकूमत से बात की थी, लेकिन क्योंकि जो पैकेज 180 बिलियन रुपीज़ का आया था ये टेक्सटाइल रिलेटेड था। तो ये मैंने उस वक्त भी इशू रेज़ किया था और ये मीटिंग जो थी वो प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कॉमर्स मिनिस्टर और सब बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि जो दीगर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी जो है सर्टन रिबेट दिया जाए, और उसमें चावल भी शामिल था और उसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल भी शामिल थे। तो उसको ये कहा गया कि आज जो मीटिंग हो रही है ये सिर्फ टेक्सटाइल के हद तक है, और मज़ीद जो राइस है या आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है या कोई और दीगर अहम अशिया है उसका जो भी अगर कोई सपोर्ट आएगी तो जून के महीने में बजट के टाइम पे अनाउंस की जाएगी। ये तय हुआ है कि 6 अरब सालाना जो है 5 साल तक टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाएंगे, और DLTL की जो बुनियाद है और LTFF की जो बुनियाद बनाई गई है, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये सिर्फ टेक्सटाइल के लिए अभी नहीं। देखें, आपने जो एक कहा कि 6 अरब रुपये किस चीज़ के दिए जाएंगे, ये क्या हर साल टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये टेक्सटाइल और दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी दिए मिक्स होंगे। हाँ, मिक्स किसी एक जगह पे नहीं, एक जगह नहीं, कोई भी इंडस्ट्री ले सकते। एक आपके साबिक नायब सदर थे फेडरेशन के रियाज खटक साहब, उन्होंने कोई DGTO ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बयान दे दिया था कि जी नए चैम्बर्स के रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के इजरा का मामला उन्होंने उठाया। उस पर कहा कि जी जो भी उनका बयान था उस पर फेडरेशन आपकी जो है वो बड़ी जो है वो एकदम से ऑफेंड हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ये उनका ज़ाती बयान है, ज़ाती ख्यालात हैं, फेडरेशन की ये पॉलिसी नहीं है, ना फेडरेशन को इनसे कोई शिकायत है। तो ये मामला क्यों उठा था और अब मामला सेटल हो गया है? ये नए जो लाइसेंसेज हैं इसका मामला DGTO के साथ ऐसा नॉन इशू या से पहले का मामला है? ये पहले का मामला है, नॉन इशू सी बात है, इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। ये क्या लोग पर्सनल हो जाते हैं? असल में अपोजिशन पार्टी जो होती है वो रूलिंग पार्टी पे हमेशा इल्ज़ामात लगाती रहती है, ये हमारे मुल्क का कल्चर है और इसमें कोई ऐसी आप समझते हैं कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। हम पॉलिसी मैटर्स पे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। सुबैर तुफैल साहब जो हैं वो अहम बातें बता रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो है वो किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो शेयर हुई हैं और बहुत सारे मसाइल की तवज्जो उन्होंने निशानदेही कराई है और हुकूमत ने इनको यकीन दिलाया, चेयरमैन FBR ने भी, वज़ीर ख़ज़ाना ने भी, कि चीज़ें बेहतर होंगी और वो नवीद दे रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस भी बेहतर होने वाला है और उसके साथ आपको जून जुलाई से सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती नज़र आएंगी, चीज़ें शेप लेंगी और अभी जो मसाइल हैं उस पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब से फेडरेशन की कारकर्दगी चैलेंजेस के हवाले से, और साजिद अजीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार। सबसे पहले तो ये भी थोड़ा सा समझा दें, फेडरेशन का आप रोल क्या समझते हैं? 50 साल से फेडरेशन काम कर रही है, बहुत सारे मसाइल हैं, वही घूम फिर के हर बॉडी के सामने आते हैं। आप भी आए हैं तो कुछ तो रिवायती ऐसे मसाइल होते हैं जो वर्षे में मिलते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो अचानक कोई आलमी मंडी में कुछ तरह की चीज़ हो जाए, कोई वर्ल्ड वाइड कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाए तो वो आपको सस्टेन करना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है। हमारी जो मेन 3-4 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जाए, उसमें फेडरेशन का क्या किरदार है या नहीं है। दूसरा ये है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे जो है इंक्रीज़ की जाए, उसमें किस हद तक जो है वो आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर ये है कि जो एतमाद है मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस तरीके से आप लोग जो है वो आगे अपना किरदार अदा करते हैं, नहीं करते हैं। हुकूमत के साथ आपके किस तरीके से जो एतमाद की फ़ज़ा है वो कायम है या नहीं है। तो ये जो मुलाकातें हुई हैं, ये 2-3-4 चीज़ें जो मेन हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इस पर ज़रा फोकस करें। देखिए, जो भी आपके सवाल आते हैं मैं उसमें बताऊंगा। सन 2013 तक जो है पाकिस्तान में आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। दहशतगर्दी और ये तमाम चीज़ें जो थी, वज़ीरिस्तान से लेके कराची तक और कराची से कोयटा तक तमाम मुल्क में दहशतगर्दी जो थी अपने उरूज पे थी। और जब एक आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ जहाँ 150 के करीब जो है मासूम बच्चे शहीद किए गए, तो उसके बाद फिर अफवाज पाकिस्तान ने और हुकूमत ने मिल के तय किया कि अब इनका ख़ात्मा करना है। उस फैसले के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है अफवाज ने आपके वज़ीरिस्तान से लेके कराची तक तमाम जगह पे इनके गिर्द गहरा तंग किया। तो यहाँ इनका सफाया किया गया, इनको मार दिया गया या पकड़ लिया गया। जो बच गए वो सब भाग के अफ़गानिस्तान चले गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। और अब आपको भी पता है, अगर आप कराची में रहते हैं, हम रात को 12-1 बजे तक घूमते हैं और हमें कहीं भी कोई ऐसी मुश्किल नज़र नहीं आती। बल्कि चंद दिन पहले मैं एक शादी में नॉर्थ नाज़िमाबाद से डिफेंस आ रहा था तो मुझे 1.25 घंटा लगा और ट्रैफिक इतना रश था, लेकिन उसकी मुझे खुशी हुई कि कोई ठीक है, आपकी सड़कों पे रश है, कोई बात नहीं, शहर जाग रहा है, ये अच्छी बात है। तो अब देखें, ओवरऑल सिचुएशन तो बेटर हुई है, बाहर से लोग भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन मसला ये मुल्क चलाने के लिए कुछ हमारी भी जिम्मेदारी हैं, बिजनेसमैन की भी जिम्मेदारी है। जो लोग हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिजनेसमैन लोग भी जो हैं अपनी आमदनी हकीकी आमदनी को ज़ाहिर नहीं करते और बहुत मामूली टैक्स देते हैं। अगर उनके ऊपर आमदनी 100 रुपये है तो डिक्लेयर करते हैं 20 रुपये, 80 रुपये के ऊपर टैक्स ही नहीं देते। तो ये सारी, अब मुल्क चलाने के लिए हुकूमत को भी तो पैसे चाहिए, हुकूमत को सेहत के लिए पैसे चाहिए, हुकूमत को तालीम के लिए पैसे चाहिए। लेकिन लोग पैसा क्यों नहीं देते? जब आप आसपास लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये पैसा तो करप्शन की नज़र हो जाता है, ये पैसा सही जगह लगता नहीं है तो हम इनको क्यों पैसे दें। लोग तो ज़कात नहीं देते, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ये उसका पैसा भी खा जाते हैं। नहीं, देखें, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैंने टैक्स नहीं देना तो कभी फिर मुल्क चलेंगे ही नहीं। आपको चाहिए कि अपने निज़ाम को बेहतर करें, जो निज़ाम के अंदर नहीं आता उसको पकड़ें। और आपने कहा करप्शन, ठीक है, मुल्क में पाकिस्तान में करप्शन है, मैं नहीं कहता हूँ कि करप्शन नहीं है, पाकिस्तान में करप्शन है, लेकिन कहीं से तो कोई बेहतरी होगी। अगर आप भी ये कहेंगे, मैं भी ये कहूँगा कि मैंने भी टैक्स नहीं देना, और तो ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हर आमदनी को टैक्स किया जाना चाहिए, चाहे वो ज़रई हो, चाहे वो सनती हो, या वो किसी और चीज़ की आमदनी हो, जो भी है उसको टैक्स किया जाना चाहिए। हुकूमत के पास वसाइल होने चाहिए। आप आज महंगी बिजली क्यों ख़रीद रहे हैं? अगर आज से कुछ अर्सा पहले बड़े बड़े डैम बन गए होते तो आपको पता है कि डैम से जो बिजली हासिल होती है वो करीब 2 रुपये यूनिट की होती है। अब आज पूरे मुल्क को इज्तमाही सज़ा मिल रही है। ये बिजली का बिल जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर इज्तमाही सज़ा है कि आप 15 रुपये का यूनिट बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, या जो भी सब लोग 15, बल्कि कराची में तो 17 रुपये। मैं आपसे बताऊं, मेरे पास बिजली का बिल आता है, मैं देखता हूँ उसको 22 रुपये 60 पैसे का भी, 22 रुपये घरेलू और 17-18 रुपये इंडस्ट्री, 22 रुपये 60 पैसे का घरेलू बिल है। ये इज्तमाही सज़ा है पूरे पाकिस्तान के लोगों को। तो इन चीज़ों को हमें सबको बेहतर करना है। इसमें लाइन लॉसेस भी, बिजली की चोरी भी, सब हम पे ही कर रहे हैं, सब आपके ऊपर, हमारे ऊपर डाल देते हैं। तो ये चीज़ें इतनी अच्छा, आपने कहा कि नेट बढ़ाना चाहिए टैक्स का नेट ज़ाहिर है उसी वक्त बढ़ता है कि जब जो टैक्स कलेक्टर है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो पॉलिसियाँ दे रहे हैं, वो अगर टैक्स अच्छा पे कर रहे हैं तो लोग कहते हैं अगर ये रोल मॉडल हैं, सही टैक्स खुद पे कर रहे हैं तो हम भी इनका देखे देखी पे करेंगे। यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि शेख रशीद और इमरान खान कहते हैं कि आपके हुक्मरान जो है वो चोर हैं, और चोर जो है वो कभी मुल्क को जो है आगे नहीं ले जा सकते, इनके तो जायदाद
जायदादें और इनके साथ से जो है बैरून मुल्क हैं ऑफशोर कंपनियाँ आ रही हैं, कभी दुबई लीक्स आ रही है, कभी जो है वो पनामा लीक्स आ रही है, कभी आपके पास जो है वो बहामास लीक्स आ रही है, तो इसमें बड़े बड़े नाम उसमें आ रहे हैं। तो इन लोगों ने पैसा बाहर मुंतकिल किया है। इसकी वजह क्या थी? आपने पिछले दिनों बयान दिया था कि जी टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई जाए, एक दफ़ा हमें ये मौका दे दें, सब लोग पैसा बाहर से ले आएँ, भले आप उस पर 3% टैक्स ले लें, लेकिन उसके बाद हम किसी को जो है वो नहीं छुपाने देंगे। अगर कोई करेगा तो हम खुद मिलकर उसके आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सपोज करेंगे। उस पर कोई आपको मुस्बत जवाब मिला? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मुझे एक बात की खुशी है कि मैं एज अ पर्सन मैं पूरा इनकम टैक्स देता हूँ। मेरे कोई हर चीज़ जो है जितनी आमदनी होती है उसका मैं जो है वो इनकम टैक्स देता हूँ। एज अ पर्सन ज़ुबैर तुफ़ैल भी जो है मैं वो टैक्स जो इनकम टैक्स पर्सनल देता हूँ वो भी करोड़ों में है। पर्सनल इनकम टैक्स कंपनी भी देती है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊँगा क्योंकि ये टीवी पे मैं ज़्यादा तशरीह नहीं करना चाहता। मैं बहुत जो भी मेरे इनकम है उसके मुताबिक देता हूं। बहुत सारी तकरीरों में ऐसा मुनीर साहब बता चुके हैं कि आप कितना टैक्स देते हैं। तो बहरहाल अब बात ये है कि जब तक अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो लोगों ने बाहर पैसे भेजे, मैं हर उस आदमी की मुखालफत करता हूँ जिन्होंने ये अमल किया। पाकिस्तान में यहाँ की दौलत बाहर जाए, मैं हर शख्स की मजम्मत करता हूँ। और अब लेकिन मसला ये है कि आपकी जो पैरेलल इकॉनमी है वो फॉर्मल इकॉनमी के बराबर हो गई है। लेकिन आपके तो मैं बयान पढ़ा था, आप कहते थे कि जिन लोगों ने बाहर दौलत भेजी है उसकी वजूहात पे भी तो बात करें ना, उन्होंने क्यों बाहर भेजी है? मतलब यहाँ लाइन ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी, या यहाँ पे जो है टारगेट किलिंग हो रही थी, बोरियों में लाशें मिल रही थी, यहाँ पे इस तरह के ये अल्फाज मैंने नहीं किसी और ने कहे थे, लेकिन ये वजूहात थी कि लोगों ने यहाँ से बददिल होकर पैसे बाहर भेजे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में ईजी इन्वेस्टमेंट थी। दुबई में जो है प्रॉपर्टी ख़रीद लें, उसको रेंट आउट कर दें, आपको आमदनी आती रहेगी। तो ये तो बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये काम किया और पाकिस्तानी जो है दुबई में मेरा ख्याल है कि थर्ड नेशन होगी जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की। तो कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दो ही नेशन हैं जो सबसे ज़्यादा कर रही हैं। इंडिया, पाकिस्तान और रशियंस भी हैं। तो थर्ड हमारा नंबर है, इंडिया 1 है, रशियन 2 है। रशिया में भी इसी तरह करप्शन के पैसे हैं जो वहाँ से लोगों ने निकाल के और बाहर भेज दिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मुल्क में बात ये है कि कोई भी हो जिसने मुल्क से पैसा भेजा है, अब आपकी पैरेलल इकॉनमी इतनी मजबूत हो गई है कि ये FPR का पास इतनी वसाइल नहीं है कि इनको पकड़ सकें। तो इसको एक दफ़ा तो यही तरीका है कि आप किसी न किसी तरह से इनको जाल में लेकर आएँ। जाल में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर जो है बाहर निकलना मुश्किल होगा। मेरे जैसे आदमी के लिए जो 30 या 32% इनकम टैक्स देता है और मैं कहूँ कि किसी से 3% टैक्स ले लें, मुझे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन आप चाहते हैं लोग सिस्टम में आ जाएं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग सिस्टम में आ जाएं। देखिए, मुल्क के मामले में जो है ना जज्बाती फैसले नहीं करने चाहिए। इस पर आपको हुकूमत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला? हुकूमत जो है वो मतलब उसने कहा कि ठीक है, हम गौर करते हैं आपकी बात पे। और मैंने ये चीज़ जो है वज़ीर ख़जाना साहब से भी कही, वज़ीर आज़म साहब से भी कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, इस पे जो है चंद दिनों में गौर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अब वो जो लफ्ज़ एमनेस्टी है उससे लोगों को चिढ़ होती है, तो लिहाजा वो एमनेस्टी नहीं होगी, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में ऐसी मिसालें तो हैं। मैं पढ़ रहा था कि स्पेन ने ऐसा किया, अमेरिका की कुछ स्टेट्स इस वक्त रिसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिसाल इंडोनेशिया की है। और अगर मैं गलत ना हूँ तो इंडोनेशिया में 120 अरब डॉलर के करीब लोगों ने डिक्लेयर किया, जो उनके लोग मुल्क से उठा के बाहर ले गए थे। इंडोनेशिया भी हमारा भाई है, वहाँ पे भी इसी तरह की करप्शन है जैसी पाकिस्तान में है, या शायद हमसे भी 2 हाथ आगे होंगे। तो इसमें साहिद साहब आपका भी इनपुट ले लेता हूँ। ये जो टैक्स एमनेस्टी या जो भी इसका नाम ले दिया जाए, चाहते हैं कि बाहर से एक दफ़ा पैसा, मैं चाहता हूँ तमाम दौलत जो है पाकिस्तान की वहाँ दोबारा आए, सिस्टम के अंदर आए। किस तरीके आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़? ज़ुबैर साहब ने अभी जो बात की कि टैक्स पे करने की बात की ना, और इन्होंने ये टैक्स कल्चर जो है वो ओवरऑल ये कहा कि टैक्स कल्चर को इम्प्रूव होना चाहिए और पूरे मुल्क में ये टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं। हमारे तो तनख्वाह से एडवांस में टैक्स काट लिया जाता है, ये बिज़नेस करने के बाद टैक्स देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा माशरे का हमारा सेगमेंट है जो टैक्स नहीं देता, और वो फिल्दी रिच सेगमेंट है। पूरा जागीरदार तबका जो है वो टैक्स नहीं देता। असेंबलीज़ में MPAs MNAs बैठे हुए हैं, ये अरबोंपति लोग हैं, ये टैक्स नहीं देते। और जब इनको अपना कोई काम होता है, इनको इलाज कराना होता है, तो ये हमारे टैक्स के पैसे से वहाँ जाके कई लाख डॉलर ये खर्च कर डालते हैं, हमारे टैक्स के पैसे। तो ये इतना बड़ा जो एक माशरे में हमारे जो ये फ़र्क है ये, और ये जो ज़्यादती है इस कौम के साथ,
तो हमें तो सबसे पहले तो इसको देखना होगा। हम तो टैक्स दे रहे हैं, आप भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं टोटल? 10 लाख 12 लाख आदमी टैक्स दे रहे हैं, बाकी तो कोई टैक्स नहीं दे रहा। हमारे जो कमर्शियल जो सेगमेंट है वो भी टैक्स नहीं दे रहा, एक परचून फरोश है वो भी टैक्स नहीं दे रहा। आप जाइए सर, देखिए जो इसमें एफबीआर का तो रोल है ना, एफबीआर के वो कहते हैं कि अफसरान क्लियर कट रोल है। आप देखें वहाँ पे भी देखें, हर 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं और काली भेड़े भी हैं। वो जो काली भेड़े हैं वो चाहती नहीं है कि सिस्टम में लोग आएँ और उनके जो जेबों में पैसे आ रहे हैं वो सारे जो है निकल के सरकारी खजाने में चले। इनकी शायद इनके नॉलेज में हो। हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए फेडरेशन के फ्लोर पे एक दफ़ा कहा शौकत तरीन ने, जब वो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जी आप लोग इतनी बातें करते हैं, टैक्स चोरी और टैक्स की बात करते हैं और रेवेन्यू लॉस की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा तो एफबीआर के अफसरान 300 अरब रुपए हर साल खा जाते हैं। तो जी आप लोगों को पता ही नहीं है। तो नैब ने भी सबसे ज्यादा टैक्स चोरी, सबसे ज्यादा टैक्स चोरी तो ये एफबीआर वाले खुद करते हैं, खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये जो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ एफिलिएशन है, फेडरेशन की बहुत सारी जगहों पे हमने जो है एमओयू साइन किए हुए हैं। बहुत सारे हम समझते हैं कि बाहर से सदूर आते हैं, वफूद आते हैं, तो वो हमारे साथ बड़े अच्छे एमओयू साइन करके जाते हैं। हम समझते हैं कि बड़ी अब उसमें बेहतरी आ जाएगी, चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जितनी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इनके साथ आप समझते हैं कि जो हमारी एफिलिएशन है उसमें हम जिन तवक्कुआत के साथ गए थे वो तवक्कुआत पूरी हो रही हैं, या वो सिर्फ रस्मी कार्रवाइयाँ होती हैं? बहुत सारे एमओयूज़ जो हैं वो सिर्फ उस वक्त फ़ोटो सेशन होते हैं, बाद में 99% मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल ऐसा है कि हम काफ़ी बॉडीज़ के मेंबर तो हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बॉडी है सार्क। अच्छा, दुनिया में जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, नेफ्टा है, ये सब इन ममालिक में आपस में जो मेंबर्स की तिजारत है वो 50% से ज़्यादा है। और सार्क जो है, सार्क में हमारी इंटरनल ट्रेड जो है अमंग द मेंबर्स 5% है। मायूस कुन्नत उसमें ये कि उसमें इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं। जब से हमारे ताल्लुकात इंडिया से कशीदा हुए हैं, इंडिया जो है वो ब्लॉक करता है हमारी जितनी भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको हर तरह से। जैसे आपके सामने पिछले साल जो है हमारे पास सार्क समिट होना था तो इंडिया ने बॉयकॉट किया, उसके साथ उसने बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, दूसरे मुल्कों को भी दबाव में लाता है, दूसरों को भी दबाव में लाया। तो ये इस वजह से जो है हमें उसमें कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल दुनिया में तमाम जगह ऐसा है कि ब्लॉक्स जो बनते हैं उनमें आपस में तिजारत होती है। ये 7 बड़ी तंजीमें मैं देख रहा था जिसमें आपकी जो FECCI है वो इनके साथ एफिलेटेड है। इसमें सबसे पहले तो है कन्फेडरेशन ऑफ एशियन पैसिफिक चैम्बर्स कासी, इसके बाद है इस्लामिक चैम्बर ICCI, और उसके बाद जो है वो इको CCI भी है। फिर आपके पास सार्क आपने खुद जिक्र कर दिया, D8 FCCI एक है, उसके अलावा इंडिया पाक IPCCI बनी हुई है, और अफगानिस्तान ये APCCI ये बनी हुई है। इन सब के साथ एफिलिएट रह के हमें को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, अभी हमारे पास सिर्फ 2 जगह हैं जहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में और होगा। वो 2 जगह हैं, एक ECO यहाँ पे जो है बेहतरी के इम्कानात हैं, और दूसरा इस्लामिक चैम्बर में। हम इस्लामिक चैम्बर में एक कोशिश कर रहे हैं कि आपस में कोई कंसेशंस दी जाएं ताकि हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है बढ़े। और जहाँ तक आपने अफ़गानिस्तान का कहा, शायद आपको ये जान के हैरत होगी कि हमारा हकीकत में अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे बड़ा बायर है। पाकिस्तान की प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बायर अफ़गानिस्तान है। मैं खुद कैसे, आज से 3 महीने पहले मैं काबुल गया था और अपने एम्बेसी में जब गया तो मुझे एम्बेसडर ने सारी प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि जी आपकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट USA में कितनी है? मैंने कहा तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर के दरमियान। तो बोला इतनी की जो है ये अफ़गानिस्तान आपसे ख़रीदता है। आपके पास ऑफिशियल ट्रेड है, $2.2 बिलियन पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान में, लेकिन इसके साथ इतना ही अमाउंट जो है वो वैसे बॉर्डर से क्रॉस होकर पाकिस्तान से आ जाता है। लेकिन वो जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे आता था वो तो सारा माल जाता वहाँ पे था, फिर वापस पाकिस्तान। उसके अलावा नहीं, खाने पीने की चीज़ें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वहाँ पर स्टोर के अंदर हर जगह पे पाकिस्तान के दूध के डब्बे हैं। डेली जो किसी भी आप काबुल में चले जाएं, गरीब इलाका है, अमीर इलाका है, वो सब पाकिस्तान से दूध जा रहा होता है। इसी तरह खाने पीने की चीज़ें, आटा की बोरियां, तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से जाती हैं। अब उसमें यह है कि फॉर्मली थ्रू बैंक जो है वो $2.2 बिलियन का है, लेकिन $2 बिलियन की इनफॉर्मल ट्रेड भी है जो बैंकिंग चैनल से नहीं जाती।
अच्छा, आपने मुख्तलिफ वफूद आके मिले, आपने उनके साथ बड़ी बातें भी की, वो आपने कहा कि हम नई मंडियाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ। तो क्या वजह थी कि माजी के जो लोग थे उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज़ पे इतनी तवज्जो नहीं दी? आप समझते हैं बड़ा पोटेंशियल है वहाँ पे? असल में वजह देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो आसान काम ढूंढते हैं। अच्छा यार, ये यूरोप अमेरिका 2 मंडियाँ हैं, ज़बान भी एक दूसरे की सब समझते हैं, जितनी इंग्लिश वो बोलते हैं इतनी ये बोलते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे उनको सैर करने का भी मौका हो और गुड्स भी बिक जाएं। तो ये हकीकत है कि यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में हमारी चीज़ें आसानी से बिक जाती थी। तो आप गैर रवायती मंडियों की तलाश में हैं? हमें नई मंडियों में जाना चाहिए। अफ्रीका में जो है इस वक्त हमारा पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दुबई जाती हैं और दुबई से अल्टीमेटली अफ्रीका जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको फिर कहूँगा कि अभी हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है। हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। जब देखिए आपके पास कुछ होगा तो आप बेचेंगे ना। अभी और सिर्फ चंद सेक्टर्स नहीं बल्कि बहुत सारे शोबे हैं जहाँ पे पाकिस्तान में अब आप पोटेंशियल देखिए गंदम जो है, गंदम की जो कीमत है, किसान को खुश करने के लिए तमाम हुकूमतों ने उसे सियासी तौर पे कीमतें बढ़ाते चले गए हैं। अब आज आपके पास इतनी गंदम सरप्लस पड़ी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दुनिया में गंदम की कीमत बहुत कम है। दुनिया में तकरीबन जो है आप अंदाजे से 20-22 रुपए किलो से ऊपर नहीं है कहीं भी। और हमने अपने जो मुल्क में चीज़ें पैदा होती हैं वो इतनी महंगी कर दी, हमने इतनी महंगी कर दी हैं कि वो अपनी रसाई में नहीं है। अब कोई हुकूमत जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये फैसला करे कि जी गंदम की कीमत कम होनी चाहिए। वो कहते हैं जी अगर हमने ये किया तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो कहते हैं अच्छा चलो, वो पॉलिटिकल उनके मोटिव्स हैं। अच्छा साजिद अजीज साहब, मैं चाहूँगा ज़ुबैर तुफैल साहब भी इस पर इनपुट लूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताएं, ये जो फेडरेशन की स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई जाती हैं, पहले भी बनती रही हैं, ये कितनी इनकी अफादियत है? ये किस तरीके से क्राइटेरिया इनका क्या है? किस तरीके से लोगों को ये बनाते हैं और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, नहीं करते? उन्होंने सारा साल क्या किया सिवाय इसके अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लिए और दावतें कर ली, 2-4 डिनर कर लिए, लोगों को रोब जमा लिया या वीज़े वीज़े लेके इधर उधर दौरे कर लिए। इसके अलावा वो उनका आउटपुट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से उनका जो है एग्जामिन करना चाहिए? दूसरा ये बताएं कि सीनियर नायब सदर हैं आमिर अताब बाजवा साहब, नायब सदूर में रशीद प्राचा, साकिब फयाज मकबूम, मिर्ज़ा इश्ताक बेग, इरफान सरवाना, मंजूरुल हक मलिक, अलहाज भट्टी, बख्श मेमन, मियाँ शौकत मसूद, सजा सरवर, वली मोहम्मद, ये सब कोई परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं इनमें से, या चंद एक नज़र आ रहे हैं? ज़ुबैर साहब तो हमें नज़र आ रहे हैं भाग दौड़ कर रहे हैं। बाकी लोग जो हैं इनकी भी कोई एक्टिविटी नज़र आ रही है, इनकी तरजीहात वाज़ेह नज़र आ रही हैं, या ये एक्सेस बैगेज बनते जाएंगे ज़ुबैर साहब का? देखें, जो उसमें ऐसा होता है फेडरेशन में, जो कि मैं पिछले 20-25 साल से देखता आ रहा हूँ, स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं बहुत ही शाज़ो नादिरी किसी की कोई परफॉर्मेंस नज़र आती है। और पिछले कई साल से स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उनकी बड़ी पैथेटिक सूरत हाल है। और इसी तरह से जितनी बिजनेस काउंसिल्स बनी हुई हैं FPCCI की, सबकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो इस पर इनको तवज्जो देनी होगी ज़ुबैर साहब को अपने टेन्योर में, और होपफुली कि शायद इनका टेन्योर 2 साल का हो जाए, क्योंकि पिछले साल ऐसे मुनीर साहब, ये भी बताएं, एक साल में तो इतना टाइम मिलता कहाँ है? 2-3 महीने तो उसको होश संभालने में लग जाते हैं, चीज़ें समझने में लग जाती हैं। मैं नहीं समझता कि 1 साल में प्रेसिडेंट कुछ कर सकता है। 2 साल का कम से कम टेन्योर होना चाहिए। इससे पहले 2 साल का ही होता था, ये भी कुछ सालों से हो गया था कि 1 साल का कर दिया गया। तो हो सकता है कि ऐसे मुनीर साहब की बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की थी। ये पिछले साल की बात है। तो होपफुली कि शायद इनका टेन्योर 2 साल का हो जाए। ये तो बिजनेस कम्युनिटी को खुद ही तय करना चाहिए। तो उसमें इनको देखना होगा, और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं इनकी परफॉर्मेंस को अगर ये बाकायदगी से मॉनिटर करते रहें तो शायद कुछ परफॉर्मेंस दे जाएं वो। अदरवाइज़ मैं तो सालों से देख रहा हूँ कुछ नहीं। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है फेडरेशन की वो ये है कि रिसर्च विंग इनको इम्प्रूव करना होगा। रिसर्च विंग में कोई ढंग का आदमी नहीं है। मैं तो साल से देख रहा हूँ वहाँ पर जो रिसर्च विंग का जो इनका जो सरबराह है वो सबसे ज़्यादा नहल। हालांकि ये तो सबसे ज़्यादा मजबूत शोबा होना चाहिए, सबसे जो सारी चीज़ें इनके लिए तैयार करके रखे, उनको बताए, और उसके बाद सारी ये देखें कि हमारे मुकाबले पर फेडरेशन FPCCI के मुकाबले पर फिक्की जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमा रही है सिर्फ रिसर्च विंग से। लेकिन वो तो ज़ुबैर साहब आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं करते इस पे फिक्की के हवाले से। वो तो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं। ये फिक्की के बारे में जो कह रहे हैं, फिक्की की डेफिनेटली परफॉर्मेंस हमारे से बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे आप ये भी देखें कि उनको हुकूमत की कितनी बड़ी सपोर्ट है।
उनको फ़िकी को तमाम जितनी एसोसिएशंस हैं वहाँ से फ़ंड आता है, हुकूमत से करोड़ों रुपए का फ़ंड आता है और फिर वो वहाँ से रिसर्च को डेवलप करते हैं। हुकूमत उनको जो है, मेरा ख्याल है करोड़ में नहीं, सॉरी, बिलियंस ऑफ रुपीज़ उनकी गवर्नमेंट देती है। और ये सही फरमा रहे हैं कि फ़िकी के प्रेसिडेंट को जो है उसका उनका वज़ीर आज़म ख़ुद से जानता है और उसकी कोशिश होती है कि जहाँ भी फॉरेन कंट्री में जाए तो फ़िकी के प्रेसिडेंट को साथ लेके जाता है। वो तो उस दिन हमारे वज़ीर आज़म भी आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा आपके लिए जो है वो अच्छे कलमात भी अदा किए, आपके लिए भी, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी। तो हमारा भी जो गवर्नमेंट का टॉप लेवल है वो सारे हमारे फेडरेशन के लोगों को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो उससे कल्टिवेट करने हैं रिजल्ट्स, जो आगे जाके इदारों से आपने चीज़ें लेके आनी है, मसाइल हल करने, वो स्पीडली होने चाहिए। उसमें बहुत सारी सुस्त रवि या बहुत सारी रुकावटें डाली जाती हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि अच्छा, इनकी एक बात का और जवाब दे दूँ। इन्होंने कमेटी के बारे में कहा, स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में, तो वो भी मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि अगर 100 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं तो उसमें से सिर्फ 10-12 एक्टिव होती हैं, बाकी नॉन एक्टिव होती हैं। अब मैंने जिनको भी स्टैंडिंग कमेटी का किसी को चेयरमैन बनाया तो उसकी लेटर में लिखा हुआ है कि उसको हर महीने एक मीटिंग करनी होगी और अगर 3 महीने नहीं किया तो वो बरतरफ हो जाएगा। चेक एंड बैलेंस रखा है? हाँ जी, मैंने लेटर में लिखा है। क्राइटेरिया क्या रखा है आपने? क्राइटेरिया उसमें देखें, अगर उसकी उस फील्ड में कोई उसका एक्सपीरियंस है, इस तरह से 2 मेन क्राइटेरिया ये है कि उसकी एसोसिएशन ने उसको रिकमेंड किया हो। अगर उसकी मिसाल के तौर पे फ्रूट एंड वेजिटेबल है, उसका अगर कोई नुमाइंदा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना चाहता है तो उसकी एसोसिएशन उसको रिकमेंड करेगा तो उसको हम बनाएंगे। यहाँ तो बहुत सारी बॉडियाँ बनी हुई हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ तो आपस की ग्रुपिंग इतनी होती है, सब लेटर लेके आ जाएंगे आपके पास, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, वो एक एसोसिएशन से एक ही लेटर आता है, किसी एक का नाम आता है, इस तरह से नहीं चीज़ें आप मतलब स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ और मैं जो हूँ अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि फेडरेशन में बहुत सारा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। हमारे यहाँ इंटरनल कमज़ोरियाँ हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। लेकिन फेडरेशन के अलावा मैं कहूँगा कि लोगों की भी कौमी ज़िम्मेदारी है, वो कौमी ज़िम्मेदारी पूरी जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक मामला नहीं चलेगा। बात यह है कि जिसके पास पैसे हैं वो प्रॉपर्टी को छोड़ें और सनत में पैसा लगाएं। जब तक आप सनत में पैसा नहीं लगाएंगे और हम लोग रोज़गार पैदा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे। एक्सपोर्ट भी 25 अरब के अंदर अंदर रहेगी। आप देखिए कि आपके पड़ोसी वियतनाम जो है, आपसे उसकी आबादी जो है मेरा ख्याल है कि 1/4 होगी और उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 150 अरब डॉलर की हैं। और ये वो मुल्क है जिसने आखिरी 15 साल में ही तरक्की की है और उन लोगों ने बिल्कुल आखिरी 15 साल में सारी तरक्की हुई है वहाँ पे। आज के प्रोग्राम का वक्त हमें ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देगा। बातें आपसे बहुत सारी हैं करने के लिए और पता भी नहीं चला, इतनी सारी बातों में इतना वक्त गुजर गया। आखिर में फिर कुछ ये समझा दें, ये जो आलमी सतह पे जो नुमाइशें होती हैं, बड़े बड़े वफूद लेके जाते हैं, भेजते हैं लोगों को, ये कितनी प्रोडक्टिव होती हैं, कितनी ये सही प्रोफेशनल अंदाज में वहाँ पर चुनाव किया जाता है, लोगों को लेके जाते हैं, भेजते हैं, और उसका जो आउटपुट है वो आप सेटिस्फैक्ट्री है या समझते हैं बेहतर होना चाहिए? देखिए, एग्जीबिशन जो है ना, ये तमाम दुनिया में होती हैं। जर्मनी में जो है, अगर आप जर्मनी की टोटल एग्जीबिशंस चेक करें तो ऐसा लगता है कि जर्मनी में हर तीसरे दिन एग्जीबिशन लगी हुई है और वो डिफरेंट ट्रेड्स की होती हैं और उसमें तमाम दुनिया के लोग आके एग्जीबिशंस में हिस्सा लेते हैं। नहीं, एक तो सारे मुल्क के मुस्लिम मुल्कों की एग्जीबिशन होती हैं, एक तो सिंगल कंट्री एग्जीबिशन हो रही होती हैं। सिंगल कंट्री भी देखें, पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ जहाँ जिन मार्केट्स में बिक सकती है तो वहाँ सिंगल कंट्री करना चाहिए। जैसे ईरान है, अगर आज आपका ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म हो जाती हैं तो हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट ईरान में खुल जाएगी। राइस जो है, ईरान जो है वह बहुत बड़ा बायर है, लेकिन बदकिस्मती से वो राइस की एक्सपोर्ट बंद हुई हुई है। आपके दूसरे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की एक्सपोर्ट, मैंगो जाता था वो बंद हुई हुई है। तमाम चीज़ें हैं, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जिसके लिए हमें मेहनत करना ज़रूरी है और एग्जीबिशंस भी ज़रूरी हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप कोई बात ऐसी है जो समझते हैं कि आप पहुँचाना चाहते हैं हमारे बिजनेसमैन के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, कोई ऐलान करना चाहते हैं, कोई खुशखबरी देना चाहते हैं, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म। मैं तो बिजनेसमैन को यही कहूँगा कि जो उनकी टैक्स की जिम्मेदारियाँ हैं वो ईमानदारी से पूरा करें। टैक्स देंगे तो हुकूमत चलेगी, टैक्स देंगे तो तालीमी इदारे बनेंगे, टैक्स देंगे तो जो है सेहत के मामलात लोगों के बेहतर होंगे, वरना दीगर सूरत में हमारे ख़ास तौर पे कम आमदनी वाले लोगों की सूरत हाल जो है मुल्क में बहुत ख़राब है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आपका, साहिद अजीज़ साहब आपका, आपने हमें आज ज्वाइन किया और अपने कीमती ख्यालात से नवाजा। नाज़रीन, आज आपने देखा प्रोग्राम A to Z में हमने बात की फेडरेशन के
सदर ज़ुबैर रफ़ तुफ़ैल साहब से। उन्होंने अपने कीमती वक्त से यहाँ हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, आए और खुलकर उन्होंने अपने इज़हार ख्याल किया, मुख्तलिफ सवाल सुने और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करने के लिए फ़ेडरेशन और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं और जो मसाइल हैं उनके ऊपर उनकी पूरी नज़र है, तवज्जो है। वो चाहते हैं कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन हर शख्स को, बिज़नेस कम्यूनिटी को ख़ास तौर पर अपनी कौमी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए, टैक्स नेट में ख़ुद को लाना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, मुल्क चलेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। यही हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, यहाँ पे खुशहाली आए, तरक्की हो, अमन हो और सारी दुनिया में हम सर उठा के जी सकें। हम बता सकें कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान के साथ जितनी नेगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं वो ख़त्म हो। हम पाकिस्तान का असल चेहरा, जो पुरअमन चेहरा है, जो पीसफुल और सॉफ्ट इमेज है, वो दुनिया के सामने पेश करें ताकि दुनिया पता चल सके कि ये कितने प्यार करने वाले लोग हैं, कितने अमन और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं और दुनिया में हमारा सही पैगाम जाए, सही चेहरा जाए और दुनिया पहचान सके कि ये एक पुरअमन कौम है और इसमें कितना पोटेंशियल है और यहाँ पे लोग आएँ, यहाँ हमारा टूरिज़म भी बढ़े, लोग आएँ, हमें देखें किस तरीके से ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमें अता किया हुआ है। इसकी हमें ख़ुद कदर करनी चाहिए। हम खुद कदर करेंगे तो दुनिया को भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।